Hello students. Today we are starting 7th chapter from the science textbook of 9th standard Maharashtra State Board. तो 7th चैप्टर का नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में या रिलेटेड टू इकोसिस्टम हम लोग ने अप टू 8th स्टैंडर्ड क्या क्या सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला सवाल है व्हाट इज़ मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या है? तो इकोसिस्टम को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने जाए तो इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे आसपास के बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे आसपास के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच के इंटरैक्शन को इकोसिस्टम कहा जाता है। दूसरा सवाल है विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारे आसपास में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, और डेजर्ट इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, इस तरह के बहुत अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स है जो पाए जाते हैं, जो हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। तीसरा सवाल है हाउ डू इंटरैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में किस तरह से इंटरैक्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स क्या है और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है। अगर हम किसी एक लेक को एक इकोसिस्टम कंसिडर करें, मतलब हम लोग एक लेक को सैंपल ऑफ इकोसिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो लेक के अंदर के जो फिशेस है या उसके अंदर के जो प्लैंक्टन्स है या छोटे छोटे प्लांट्स जो लेक के आसपास या लेक के अंदर प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, उन्हें बायोटिक फैक्टर्स ऑफ दैट इकोसिस्टम कहा जाता है। और एबायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट लेक, और इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द लेक। तो यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं। जैसे कि अगर लेक के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आ गया, अगर किसी भी वजह से लेक के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आ गया, तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द लाइफ इनसाइड द लेक, मीन्स दैट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन द लेक। एंड इन द सेम वे बायोटिक फैक्टर्स अल्सो अफेक्ट द एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे एक इस इंटरैक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। जैसे द एनिमल्स और द फिशेस विच आर प्रेजेंट इन साइड द लेक, वो रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन इज़ ऑब्वियसली एन एबायोटिक फैक्टर। मतलब और विदाउट ऑक्सीजन द फिशेस कैन नॉट सर्वाइव। इसका मतलब क्या है कि हमेशा ये इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कंटिन्यूसली होते रहता है इकोसिस्टम, एंड दैट ओनली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग ने अप टू 8th स्टैंडर्ड पढ़ी है अबाउट इकोसिस्टम। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला टॉपिक है आज का, वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है। तो अभी इसके बारे में एक फ्लो चार्ट जैसा दिया है उन्होंने टेक्स्ट बुक में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स के बारे में। अभी प्रोड्यूसर्स क्या है? ऑब्वियसली प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स इन एवरी इकोसिस्टम। सभी इकोसिस्टम में प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। और प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअली ऐसे तो देखने को जाएंगे हम लोग तो सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। कहीं पे भी सन ये एनर्जी का सोर्स होता है, लेकिन सन के एनर्जी को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं प्लांट्स। मतलब प्लांट्स सन से एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर उसे ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बाकी ऑर्गेनिज्म है वो सन से एनर्जी हार्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग धूप में चलेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं, सारे हम एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स एक ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ओनली ऑर्गेनिज्म है जो सन से एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लेवल्स दिए हैं, मतलब प्लांट्स से आगे, जैसे प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स से आगे अलग अलग लेवल्स है। जैसे है पहले है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब क्या? जो प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, और उसके एग्जांपल्स दिए हैं ग्रास हॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट, ये सारे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। मतलब वो लोग प्लांट से एनर्जी, प्लांट से खाना मिलता है उनको, मतलब एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे फ्रॉग है, ऑल है, फॉक्स है, ये क्या करते हैं? दे गेट फूड। वो प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खाते, लेकिन वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। जैसे फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को खाता है। आगे है, उसके आगे है एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स, जैसे लायन, टाइगर। ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो
सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। और उसके आगे है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब ह्यूमन बींग्स या बेयर, ह्यूमन बींग्स जैसे, या क्रो होता है जो जो कुछ भी खाते हैं, जैसे वो दे आर हर्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस। तो इस तरह से एनर्जी है वो फ्लो होता है। लेकिन ये सबके एक इम्पॉर्टेंट थिंग है ये सब में कि सभी जगहों पर प्रोड्यूसर है प्लांट्स, ठीक है। तो अभी ये फ्लो किस तरह से होता है उसको जानने के लिए हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है फूड चेन एंड फूड वेब। अभी पास में ही एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम को ज़रा सा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले है एक सन दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सन है, और सन की रोशनी में, मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ग्रास है वो ग्रो कर रहा है। उस ग्रास को खा रहा है वो ग्रास हॉपर ग्रास के ऊपर सर्वाइव करता है। ग्रास हॉपर के ऊपर सर्वाइव करता है फ्रॉग, मतलब फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को खाता है। उसके आगे है स्नेक जो फ्रॉग को खाता है। उसके आगे है एपेक्स कंज्यूमर जैसे जैसे वो ईगल है जो स्नेक को खाता है। और उसके आगे दिए हैं कुछ डीकम्पोजर्स, मतलब अगर ये जो ईगल है वो मर गया या बाकी भी सारे ऑर्गेनिजम्स है वो मर गए तो उनको डीकम्पोज करके वापस न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं सॉइल के अंदर। तो इस तरह से ये चेन है ये एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर तीसरा, इस तरह से एनर्जी है या फूड है, हम लोग अभी तो उसको फूड कहेंगे, फूड है वो आगे ट्रांसफ़र होते जाता है। जैसे प्राइमरीली फूड प्रोड्यूस किया है प्लांट्स ने, लेकिन वो फूड है वो ग्रास हॉपर ने खाया, वो फूड है वो मतलब उसे फ्रॉग ने खाया एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये चेन चलती है। लेकिन अगर नेचर में हम लोग देखेंगे, आगे का टॉपिक है यहाँ पे, अगर नेचर में हम लोग देखेंगे तो फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब इसको मैं एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में अगर बताऊं तो ये डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रास हॉपर है वो ग्रास को खाएगा, लेकिन वो सिर्फ ग्रास के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, एज अ फूड ग्रास के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है। ही कैन इवन ईट लीव्स, वो लीव्स भी खा सकता है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, लेकिन फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो ऐसे नहीं कहता कि नहीं सिर्फ मैं तो फूड चेन में ग्रास हॉपर मेरा फूड है, मैं सिर्फ उसी को खाऊंगा, बाकी किसी को मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे नहीं होता है। ग्रास हॉपर और भी बहुत सारे फ्रॉग है वो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए। उसी तरह से स्नेक भी सिर्फ फ्रॉग को नहीं खाता, वो तो रैट्स को भी खा लेता है, और भी बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी वो खाता है। तो उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड नहीं करता। मतलब ये जो चेन्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में एक्चुअली। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तीसरा, मतलब इस तरह से ये चेन्स नहीं चलते हैं। एक्चुअल नेचर में ये जो नेटवर्क है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक काम दिया है आपको, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप भी वो करिए, वो ये टास्क कंप्लीट कीजिए कि कौन कौन किस किस ऑर्गेनिजम्स को खाता है। इसको आप मार्क कीजिए ये पूरे डायग्राम में। तो जैसे नीचे ग्रास दिया हुआ है, तो ये जो ऊपर जो रैबिट है वो ग्रास को खाएगा, लेकिन सिर्फ रैबिट ही ग्रास को नहीं खाएगा। इसके अलावा ऊपर जेब्रा है वो भी ग्रास को खा सकता है, इवन मंकीज़ भी ग्रास को खा सकते हैं, डियर भी ग्रास को खा सकते हैं, ये स्क्विरल भी ग्रास को खा सकता है। आज बाजू में थोड़े से फूड ग्रेन्स दिए, उन फूड ग्रेन्स को शायद जो बर्ड है वो खाएगा, लेकिन इसके अलावा स्क्विरल भी खा सकता है, और भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो उसको खा सकता है। तो ये जो नेटवर्क है ये अगर आप सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे रैबिट है वो ग्रास को खाएगा, लेकिन बाजू में छोटा टाइगर है वो रैबिट को खा सकता है, इसके अलावा टाइगर है वो डियर को भी खा सकता है। तो अगर आप इन सब में अगर एरोज से मार्क करेंगे कि कौन किसको खाएगा, तो इसका नेटवर्क है वो किसी चेन की तरह, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनेगा। मतलब क्या है, इस ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग फूड वेब कहते हैं। और फूड चेन्स नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म किसी एक ही ऑर्गेनिज्म को खाएगा ऐसा तो हमेशा नहीं होगा। तो इस वजह से नेचर में फूड वेब्स एग्जिस्ट करते हैं। फूड वेब्स मतलब बहुत सारे फूड चेन है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होकर एक वेब जैसा एक नेटवर्क जैसा फॉर्म करते हैं, और उसे फूड वेब कहते हैं। तो नाउ विल टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है दी एनर्जी पिरामिड। तो ये एनर्जी पिरामिड के बारे में पहले तो मैं रीड करता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल. A tropic level is the step at which the organism obtained its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decreases from producer at the lowest
लेवल टू द टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। अभी बाजू में एक फूड पिरामिड या एनर्जी पिरामिड हम लोग को दिया हुआ है, और ये एनर्जी पिरामिड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये एनर्जी पिरामिड हम लोग को बताता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कितने अमाउंट में होने चाहिए किसी भी एक इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए। अभी देखिए ना, किसी भी पिरामिड को अगर एग्जिस्ट होना है, किसी भी पिरामिड को अगर खड़ा रहना है सीधे, तो उस पिरामिड का जो बेस है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ पे पिरामिड को अगर हम देखेंगे तो सबसे बेस में दिया है प्रोड्यूसर्स को, मतलब किसी भी पिरामिड को अगर एग्जिस्ट करना है तो उसका जो बेस है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस रीज़न है। तो उसी तरह से किसी भी इकोसिस्टम को अगर एग्जिस्ट करना है तो प्रोड्यूसर्स का नंबर है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी इकोसिस्टम है उसमें प्लांट्स, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए। उसके आगे है हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर है हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली सर्वाइव करते हैं। तो उनका नंबर है वो ऑब्वियसली प्लांट्स से कम होना चाहिए। अगर उनका नंबर प्लांट्स से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो वो प्लांट्स को जल्दी जल्दी कंज्यूम कर देंगे और प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, तो इकोसिस्टम नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो उनका नंबर है वो प्लांट से थोड़ा कम होना चाहिए। उसके ऊपर है कार्निवरस, उनका नंबर है उससे कम होना चाहिए, और सबसे ऊपर है ओमनीवरस, उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। तो इस तरह से हर ट्रॉपिक लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो कम 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 होते जाने चाहिए। तो ऐसे इस तरह से पिरामिड है वो एग्जिस्ट करता है, या इस तरह से एनर्जी का फ्लो है वो होना चाहिए किसी भी इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे ये डायग्राम है जिसमें एक एनर्जी पिरामिड है वो दिखाया हुआ है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एनर्जी पिरामिड है वो और एक डायग्राम में है जो पेज नंबर 83 पर है, उसको हम लोग देखते हैं। ये एक एनर्जी पिरामिड है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, मतलब पानी के अंदर के इकोसिस्टम का। लेकिन इस पिरामिड में उन्होंने और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिया है। इस पिरामिड को हम लोग एनर्जी पिरामिड भी कहते हैं, और इसमें एनर्जी हर लेवल से दूसरे लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में जानकारी दिया है। तो सबसे नीचे है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब है कि पानी के अंदर के छोटे छोटे प्लांट्स। तो पानी के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उनका एनर्जी, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट दैट लेवल, मतलब उनके पास कितना एनर्जी है, वो उन्होंने कितना एनर्जी सन से लिया है। तो दे हैव टेकन एनर्जी ऑफ 10,000 किलो कैलोरीज। मतलब ये एक एग्जांपल के लिए दिया है उन्होंने, ऐसा 10,000 ये नंबर तो सही नहीं है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल हम लोग ने कंसिडर किया कि समझो किसी एक लेक में फाइटोप्लैंक्टन्स ने अगर 10,000 किलो कैलोरीज इतना एनर्जी है वो सन से हार्वेस्ट किया, मतलब सन से उन्होंने पाया है। तो नेक्स्ट लेवल है जू प्लैंक्टन्स का। जू प्लैंक्टन्स का मतलब होता है एनिमल्स विच सर्वाइव ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स को खाने वाले बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स। तो उस लेवल तक एनर्जी कितना आता है, ओनली 1000 किलो कैलोरी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिर्फ 10% एनर्जी है वो अगले लेवल में जाता है। उसके ऊपर है फिशेस, मतलब जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं फिशेस में कितना एनर्जी जा रहा है, ओनली 100 किलो कैलोरीज। और उसके ऊपर है ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस फिशेस को खाते हैं, तो ह्यूमंस को कितना एनर्जी मिल रहा है, ओनली 10 किलो कैलोरीज। मतलब सबसे नीचे के लेवल से सबसे ऊपर के लेवल तक आते आते 10,000 किलो कैलोरीज का एनर्जी है वो कितना बचा है, उसमें से 10 किलो कैलोरीज कितना बचा है, इसका एग्जैक्ट इसको कितना बचा है ऐसा नहीं, सिर्फ उतना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारा एनर्जी पाते हैं, उससे वो खुद ग्रो करते हैं, और उसमें सिर्फ 10% एनर्जी जू प्लैंक्टन्स को देते हैं। जू प्लैंक्टन्स बहुत सारा एनर्जी, मतलब उनके पास भी बहुत सारा एनर्जी होता है, वो उससे ग्रो करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% एनर्जी है वो अगले लेवल में ट्रांसफ़र करते हैं। फिशेस भी जो भी एनर्जी उनके पास होता है उससे वो ग्रो करते हैं, और सिर्फ 10% एनर्जी है वो अगले लेवल तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, और ये अच्छी तरह से दिखाया गया है एनर्जी पिरामिड्स की मदद से। अभी ऊपर कुछ सवाल है, उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं ज़रा सा। व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू एपेक्स कंज्यूमर? डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन द एपेक्स कंज्यूमर? डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर टिल इट्स डेथ? तो एनर्जी जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में तो ऑब्वियसली एनर्जी के बारे में हम लोग ने तो पढ़ा है कि एनर्जी एक ही ऑर्गेनिज्म के पास नहीं रहता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास ट्रांसफ़र करता है।
ट्रांसफ़र का जो लेवल है वो कितना है, सिर्फ 10%, सिर्फ 10% एनर्जी है वो दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र करता है। बाकी सारा एनर्जी है वो खुद के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर वो एनर्जी है वो वहीं पे डिसिपेट हो जाता है। इसके बाजू में और एक क्वेश्चन जैसा दिया है, उसको भी पढ़ते हैं ज़रा सा। व्हाट वुड हैपन इफ़ द एनर्जी रिमेन्स ट्रैप्ड इन द बॉडी ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर इवन आफ्टर देयर डेथ? व्हाट विल हैपन इफ़ देयर वर नो डिकम्पोजर्स लाइक माइक्रोब्स एंड फंगाई इन नेचर? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि एनर्जी एक ही ऑर्गेनिज्म में ट्रैप रहा तो क्या होगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है हमारे अगले लेवल, अगले टॉपिक के लिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। मतलब एनर्जी है या कोई भी चीज़ है, एनर्जी हो या मटेरियल हो, वो कभी भी एक ही ऑर्गेनिज्म में ट्रैप नहीं रहता है, वो हमेशा साइक्लिकली फ्लो करते रहता है। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ वन वे और यूनिडायरेक्शनल। Why it is said that flow of energy in an ecosystem is unidirectional? Because sun is the only source of energy. एनर्जी है वो सिर्फ सन से आता है। और साइक्लिक फ्लो का मतलब क्या है? साइक्लिक फ्लो मीन्स एनर्जी इज़ गिवन बैक, एनर्जी इज़ नेवर गिवन बैक टू द सन। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन is harvested at various level, means sun gives energy to the plants, plants give to the herbivorous, herbivorous give the energy to the, transfer energy to the carnivorous, carnivorous transfer energy to the apex consumers। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जहाँ से एनर्जी आती है वहाँ पे वापस नहीं दी जाती। तो देयरफॉर एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा रीड करता हूँ मैं। द सन is the most important source of energy in an ecosystem. Green plants of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. Before reaching the decomposers, this energy is passed from one trophic level to the next. Decomposers dissipate some amount of energy in the form of heat. However, no part of energy ever returns to the sun. Hence, such passes of energy is referred to as one-way transport. एक चीज़ हमेशा हम लोग को याद रखनी है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्ट इज़ वन वे, एक ही वे में, सिर्फ सन से हमारे यहाँ पे आती है एनर्जी और यहाँ से वापस नहीं जाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जो वन वे ट्रांसफ़र नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो सबसे पहले मैं ये पैराग्राफ को रीड करता हूँ और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज़ वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल। All organisms need nutrients for their growth. Study of various components in the figure given alongside and explain the biogeochemical cycle in your own words. The cyclical flow of nutrients within the ecosystem is called as biogeochemical cycle. तो मैं एक एग्जाम्पल, ये जो उन्होंने जो डायग्राम दिया उस एग्जाम्पल को हम लोग नहीं ये करेंगे, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ। यू ऑल हैव स्टडीड रॉक साइकिल, हमने 8th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में रॉक साइकिल सीखा है। तो फिर रॉक साइकिल में क्या होता है कि बेसिकली लावा जो है अर्थ के मैंटल के अंदर जो लावा है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो लावा है, वो लावा इरप्ट होके बाहर आता है और वो जब सॉलिडिफाई होता है तो उससे रॉक्स फॉर्म होते हैं। रॉक्स फॉर्म होते हैं और अलग अलग रीज़न से वो रॉक है, वो जैसे इरोजन की वजह से वो रॉक्स है वो अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और धीरे धीरे करके थ्रू द जियोग्राफिकल प्रोसेसेस की वजह से वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं एंड अगेन दे गेट इनटू द मैंटल, धीरे धीरे करके वो मैंटल में चले जाते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू लावा। तो रॉक का जो फ्लो है वो साइक्लिकल होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अर्थ के ऊपर के बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फ्लो है वो साइक्लिकल होता है और उन साइक्लिकल फ्लोज़ के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट साइकिल है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। इन 3 साइकिल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगला पैराग्राफ देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक टू एबायोटिक फैक्टर्स विद इन द इकोसिस्टम। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The recycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in the process is a complex process and depends upon the level of energy transfer from the ecosystem. तो
यही उन्होंने बताया कि ये जो सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हम लोग आगे जाकर आगे सीखने वाले हैं, और वो साइकिल्स में एनर्जी या सॉरी एनर्जी नहीं, मटेरियल इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बायोटिक टू एबायोटिक एंड एबायोटिक टू बायोटिक। ये किस तरह से होता है ये भी हम लोग आगे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में सीखेंगे। तो अभी ये आगे का टॉपिक स्किप करके हम लोग डायरेक्टली टर्न करेंगे कार्बन साइकिल की तरफ। और कार्बन साइकिल को देखने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक का सहारा नहीं लेंगे। मैंने एक डायग्राम बना हुआ है और वो डायग्राम की मदद से हम लोग कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन साइकिल है ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन कार्बन साइकिल के ऊपर या ऑक्सीजन साइकिल के ऊपर या नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर पूछा जाता है। और उस क्वेश्चन में एक डायग्राम और एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड है। और ये जो डायग्राम्स है जो मैंने दिए हैं वो सारे तुम लोग को ड्रॉ करने हैं, और फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन। मतलब लगभग मैं ऐसा एकदम ईजीएस्ट वर्ड में अगर बताने जाऊँ तो इस डायग्राम में हर एक एरो के साथ एक एक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन का हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे है वो ये हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स। तो सबसे पहले है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में सबसे पहला ये पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग सबको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अराउंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। मतलब नाइट्रोजन बहुत सारा है, ऑक्सीजन बहुत सारा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, थोड़े अमाउंट में है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कि आवर अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से लेते हैं और वाटर ज़मीन में से लेते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और इसका एज एक बाय प्रोडक्ट क्या है, उसका बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। मतलब प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, देखिए, प्लांट गिव ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये अभी देखिए ना, अगर पॉइंट वाइज देखने को जाएंगे तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वाला पॉइंट मीन्स आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके साथ में हम लोग को लिखना है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो हम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसके आगे लिखेंगे प्लांट्स गिव बैक ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन को वापस कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं। किस लिए लेते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन भी दिया है नीचे, जस्ट नीचे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया उसके नीचे रेस्पिरेशन का भी रिएक्शन दिया है। और उसमें देखिए कि हम लोग जो फूड खाते हैं, फूड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जो ऑक्सीजन हम लोग ने लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एटमॉस्फेयर में दिया जाता है। तो ये देखिए ना कि ये साइक्लिकल फ्लो है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से हम लोग ने प्लांट्स ने लिया और पूरा बहुत सारे प्रोसेसेस में घूम के वो वापस एटमॉस्फेयर के पास आ गया। मतलब एटमॉस्फेयर तो है वो एबायोटिक फैक्टर है, मतलब एबायोटिक से वो बायोटिक में गया, बायोटिक में घूमा, फिर वापस एबायोटिक में आया। तो इस तरह से कार्बन का जो फ्लो है वो साइक्लिकल होता है इन द नेचर। तो इस पूरे प्रोसेस को कार्बन साइकिल कहते हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि एक 3 क्वेश्चंस है जो होमवर्क की तरह ही कंसिडर कीजिए। एक है राइट अ नोट ऑन कार्बन साइकिल, राइट अ नोट ऑन ऑक्सीजन साइकिल एंड राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। तो कार्बन साइकिल का नोट में क्या होगा कि ये जो फ्लो चार्ट जो मैंने दिया है वो आपको ड्रॉ करना है, और उसके साथ में लगभग 5 या 6 पॉइंट्स मैंने अभी जो बताए वो सारे 5 या 6 पॉइंट्स है वो कवर करने, वो आपको लिखने होंगे प्रॉपरली। तो ये आपका एक लगभग 5 मार्क के क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर है वो प्रिपेयर हो जाता है। और फर्स्ट एग्जाम्स में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन है वो आते हैं, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू दैट ऑफ द कार्बन साइकिल। तो देखते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और इस ऑक्सीजन को, हवा में ऑक्सीजन का अमाउंट है अराउंड 21%, मतलब एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन बाय द एनिमल्स। एनिमल्स उस ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, और
एज अ तीसरा पॉइंट बनेगा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं छोड़ते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन है वो वापस दे देते हैं, प्लांट्स गिव बैक ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से लगभग 4 पॉइंट्स बन जाते हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये जो फ्लो चार्ट है इसे हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं टू द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल ज़रा सा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा बड़ा है, तो देखते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में भी सबसे पहला स्टेप है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वी ऑल नो दैट अराउंड 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर का जो 78% हिस्सा है वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, सभी ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रोथ। हमारी जो ग्रोथ होती है वो होती है प्रोटीन की वजह से। मतलब हमारे ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन, ये एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और ये प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जिस तरह से एनिमल्स ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर, डायरेक्टली हम लोग इनहेल कर सकते हैं ऑक्सीजन को, जिस तरह से प्लांट डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो नाइट्रोजन को, हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन है, अराउंड 78% नाइट्रोजन हवा में है, लेकिन उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो ये नाइट्रोजन किस तरह से एब्जॉर्ब होता है? इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब होने के प्रोसीजर को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हवा में नाइट्रोजन तो बहुत सारा होता है, लेकिन वो डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो जब भी बारिश होती है तो बारिश के साथ और एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, वो है लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के प्रेजेंस में नॉर्मली तो हवा के अंदर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तब हवा के अंदर का नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाम के कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। ये बारिश के पानी में घुल जाते हैं और ये ज़मीन पर आते हैं और ज़मीन पर आकर वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कहा जाता है। और ये प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब हवा के अंदर के नाइट्रोजन जब कैसे ज़मीन में आता है, उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से हवा के अंदर का नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में ज़मीन के अंदर आ गया है। अभी ज़मीन के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स की मदद से ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी प्लांट्स में नाइट्रोजन आ गया, प्लांट्स उसकी मदद से उससे प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं और ये प्रोटीन्स एनिमल्स खाते हैं। जैसे मैंने एरो में दिखाया है कि प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं और ये प्रोटीन है वो एनिमल्स को मिल जाते हैं। प्लांट्स जब डाई करते हैं तो हम जब एनिमल्स भी मर जाते हैं और प्लांट्स भी जब मर जाते हैं तो एक सर्टेन टाइप के बैक्टीरियाज है, उस नाइट्रोजन या उस प्रोटीन को सबसे पहले तो अमोनिफिकेशन, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अमोनिफिकेशन का मतलब है जो प्रोटीन है वो अमोनिया नाम के एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिफिकेशन के बाद में एक नाइट्रिफिकेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, जिससे अमोनिया है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में डीनाइट्रिफिकेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, जिससे ये नाइट्रेट कंपाउंड है वो वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो नाइट्रोजन इज़ गिवन बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से हवा के अंदर का नाइट्रोजन प्लांट्स में आता है, प्लांट्स से एनिमल्स, और फिर से वापस किस तरह से एटमॉस्फेयर में जाता है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो ये तीनों साइकिल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग ने ये पूरा चैप्टर है वो कवर कर लिया है। मैं चैप्टर के साथ साथ आपको इस चैप्टर के फ़ोटोग्राफ्स भी भेजूँगा, तो उसके पहले मतलब चैप्टर आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करना है और उसके बाद में एक्सरसाइज भी दूंगा। एक्सरसाइज आपको करना है और अभी एज अ होमवर्क आपको एक्सरसाइज ही करना है, क्योंकि ये जो 3 मैंने प्रोसेसेस एज अ होमवर्क बोले हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ये एक्सरसाइज में भी प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से एक्सरसाइज ही हमें सिर्फ कवर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।